सरदार, यह मानव गलती से हमारी सीमा में घुस गया है, अब क्या करें? तुम ठीक समय पर आए हो। रात थोड़ी गहरी होने पर अचानक एक आदमी ये है रामपुर। इस गांव की सुंदरता देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन यह गांव जितना सुंदर है, गांव के लोग ठीक उसके विपरीत हैं। इस गांव में किसी के मन में कोई दया माया नहीं है। जिसे भी कमजोर पाते हैं उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। इस गांव का ही एक लड़का है आदित्य। बचपन में वह अपने माता पिता को खो चुका है और उसने बहुत मुश्किल से सबकी ठोकरें खाकर और धक्के सहकर जीवन बिताया है। और आदित्य अनाथ है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति आदित्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन गांव का धूर्त बलवंत काका आदित्य के घर का जाली दस्तावेज तैयार करता है। वह गांव वालों को कुछ पैसे देकर आदित्य के घर के सामने आता है। आदित्य, ओ आदित्य, बाहर निकल घर से, अभी निकल, बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आप सब मेरे घर पर क्यों आए हैं? तेरा घर मतलब? तू तो कल पैसे लेकर अपना घर मेरे नाम लिख चुका है। ये सब क्या कह रहे हैं? मैं क्यों अपना घर आपको बेचूंगा? घर बेचकर अब क्या नौटंकी कर रहा है? अगर घर बेचा नहीं तो बलवंत काका को इस घर का दस्तावेज कहाँ से मिला? दस्तावेज? मेरे घर का दस्तावेज तो मेरे पास है। देखो तुम सब, इसे बेवकूफ कहते हो। ये तो गांव में सबसे ज्यादा चालाक है, नहीं तो कोई जमीन बेचकर नकली दस्तावेज बनाकर रखता है क्या? मेरा दस्तावेज नकली क्यों होगा? आप लोगों ने शायद जाली दस्तावेज बनवाया है। मैंने सुना है कमल का घर भी आप लोगों ने इसी तरह कब्जा कर लिया था। सुना तुमने? क्या कह रहा है सब? मैंने कमल का घर जबरदस्ती कब्जा कर लिया? सुन आदित्य, ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कमल ने जमीन बेची थी, तभी उसे घर से निकाला गया था। अब तूने घर बेचा है तो तुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। कमल की तरह मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तो सब अच्छे से जानता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे इस अन्याय की सजा एक दिन सबको मिलेगी। हाँ, वह बाद में देखा जाएगा। अब घर छोड़कर चला जा, नहीं तो कमल की तरह तुझे भी पीटकर घर से बाहर निकालेंगे। हाँ, जा रहा हूँ। तुम जैसे बुरे लोगों के साथ रहने से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। आदित्य का अपना कोई नहीं था, इसीलिए गांव के सभी लोग बलवंत से कुछ पैसे लेकर आदित्य को घर से बाहर कर देते हैं। इसके बाद आदित्य दूसरे गांव में जाकर अपनी शरण तलाशने लगता है, लेकिन कहीं भी कोई आश्रय न पाकर अंत में वह मरने के लिए एक पेड़ पर रस्सी बांधने लगता है। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आती है और आदित्य को रस्सी बांधते हुए देख लेती है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर मुझे अन्याय से घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए इस पेड़ पर रस्सी बांध रहा हूँ। तुम ये क्या करने की सोच रहे हो बेटा? आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। क्या तुम कायर हो? अगर तुम कायर बनकर मरना चाहते हो तो वही करो, नहीं तो नीचे उतरकर मुझसे बात करो बेटा। नहीं, मैं कायर बनकर मरना नहीं चाहता। आ रहा हूं, अभी नीचे उतरता हूं। तो बताइए, अब मैं क्या करूं? बताइए। क्या करोगे? मतलब या तो तुम्हें अपना बदला लेना होगा या फिर सबकी गलती को सामने लाना होगा। लेकिन मैं तो अकेला हूं, वैसे ही मैं उन लोगों से लड़कर जीत नहीं पाऊंगा। इसके अलावा वह मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, या तो तुम्हें कोई ऐसा दोस्त बनाना होगा जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे, या फिर तुम्हें अपने अपनों को ढूंढना होगा। मेरा तो अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं किसे ढूंढूं? तो तुम दोस्त बनाओ जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे। लेकिन मुझे वह दोस्त कहाँ मिलेगा? इन गांवों के लोग तो सभी स्वार्थी हैं। तो कहीं और चले जाओ, देखना कोई न कोई जरूर मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। हाँ, तुम्हें यही करना होगा। जाओ बेटा, अब तुम निकलो यहां से, जाओ। आदित्य वहां से चल देता है। वह देखो, उन पहाड़ों के बीच रोशनी दिख रही है। जरूर वहां कोई बस्ती होगी। जाता हूं, वहीं जाता हूं। आज की रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। यह क्या? मैं कहां आ गया?
यह तो राक्षसों का इलाका है। अगर अचानक किसी राक्षस ने मुझे देख लिया तो जान नहीं बचेगी। पहले यहाँ से भागता हूँ पहले। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी सीमा में घुस आया? मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ। मैं अभी चला जाता हूँ। मुझे माफ कर दो तुम लोग। माफ कर देंगे? ठीक है, पहले हमारे सरदार के पास चल, फिर तुझे माफ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सरदार के पास नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ से छोड़ दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा यहाँ से। डर मत, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते, तेरा भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब चल मेरे साथ। राक्षस आदित्य को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार, यह मानव गलती से हमारी सीमा में घुस गया है, अब क्या करें? मेरी गलती हो गई। मैं बहुत दूर से रोशनी देखकर शरण लेने के लिए यहाँ आया था। मैं नहीं जानता था कि यह आपका इलाका है। मुझे जाने दीजिए। शरण लेने आया था, लेकिन क्यों? और अब तुझे छोड़ दे तो कहां जाएगा? नहीं जानता कहाँ जाऊंगा। जो अपना आश्रय था वह ग्रामवासियों ने अन्याय से कब्जा कर लिया है। अब दोनों आंखें जिधर ले जाएंगी मैं उधर ही चला जाऊंगा। तुझे तेरे घर से अन्याय से निकाल दिया गया। ठीक है, अगर तू चाहे तो यहां रह सकता है। हम देखने में राक्षस जरूर हैं, लेकिन हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते। हम सिर्फ इन पहाड़ों की पहरेदारी करते हैं। यहां रहेगा तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे दोस्त ढूंढना है। दोस्त ढूंढना है? क्यों? दोस्त का क्या करेगा? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए ग्रामवासियों ने मुझे निकाल दिया है। मैं किसी ऐसे से दोस्ती करना चाहता हूँ जो मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाए। ठीक है, तू हमारे यहाँ कुछ दिन रह। अगर तू हमें अच्छा लगा तो हम ही तेरे दोस्त बन जाएंगे और तेरा न्याय संगत अधिकार वापस दिलाएंगे। सच में आप सब मेरे दोस्त बनेंगे? हाँ, सच में हम तेरे दोस्त बनेंगे। ए, तू इसे ले जा और इसके रहने खाने का इंतजाम कर दे। जा, इसे ले जा। ठीक है सरदार। आदित्य, यहां रहने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या कहूँ, मैं तो गांव में सबकी ठोकरें खाकर बड़ा हुआ हूँ। यहाँ तो आप सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ रहने में तकलीफ क्यों होगी? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सभी राक्षस आदित्य के दोस्त बन जाते हैं। उधर गांव में अचानक से भयंकर घटनाएं घटने लगती हैं। हर रात गांव में किसी न किसी के घर से छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही ग्रामवासियों का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। हाय हाय, यह क्या सर्वनाश हुआ? मेरे बेटे को उठा ले गए रे। क्या हुआ नकुल? तेरी पत्नी ऐसे क्यों रो रही है? काका, आज रात कोई मेरे बेटे को उठा ले गया है। बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा सोना बेटा। और कौन उठा ले जाएगा? जरूर यह उसी आदित्य का काम है। मुझे लगता है आदित्य ने ही ऐसा किया है। लेकिन आदित्य ऐसा क्यों करेगा? इसके अलावा आदित्य तो बहुत पहले ही ये गांव छोड़कर चला गया है। चला गया तो क्या हुआ? वह तो चाहता था कि घर बेचकर भी अपने घर में ही रहे, लेकिन हमने उसे रहने नहीं दिया। जरूर उसी गुस्से में आदित्य ने ऐसा किया है। जिसने भी यह किया हो, आप जल्दी से बच्चों को ढूंढने का इंतजाम करो। कैसे करूं? उससे पहले तो उसे पकड़ना होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं? सुनो, आज से सब मिलकर गांव की पहरेदारी करेंगे। जब वह फिर किसी को पकड़ने आएगा तब उसे पकड़कर इन बच्चों का पता लगाना होगा। ठीक है, आज से हम सब मिलकर गांव की पहरेदारी करेंगे और वह आदित्य आया नहीं कि हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, वही करो। अब मैं चलता हूँ। हो मेरे सोना बेटे। रात होने पर गांव के नौजवान पहरेदारी शुरू कर देते हैं। रात थोड़ी गहरी होने पर अचानक एक आदमी, राजेश, देखता है कि एक अजनबी जादूगर बलवंत के घर से उसकी पोती को लेकर जा रहा है। यह क्या? यह तो आदित्य नहीं है। देखने में तो कोई तांत्रिक जादूगर लग रहा है। मुझे देखना होगा कि वह जादूगर बच्चों को लेकर कहां जाता है। मुझे देखना होगा। इसका मतलब यह तांत्रिक जादूगर बच्चों को पकड़कर इस खंडहर महल में रख रहा है। नहीं, मुझे देखना होगा कि जादूगर बच्चों के साथ क्या कर रहा है। यह क्या? यहाँ तो एक विशालकाय राक्षस खड़ा है।
ए राक्षस, अच्छे से पहरा देना, अंदर कोई घुसकर वापस नहीं जा पाए। चिंता मत करिए मालिक, यहां आकर कोई वापस नहीं जा सकता। आप बेफिक्र होकर अंदर जाइए। हां, जा रहा हूं। अगली पूर्णिमा आने से पहले 5 और बच्चे जैसे भी हो इकट्ठे करने ही होंगे। तब तक तू इनकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। हाँ हाँ, मेरे सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत है क्या? वैसे भी मेरे पेट में बहुत भूख है, जो आएगा उसे ही खा जाऊंगा। ओ बाबा, चलता हूँ। पहले गांव वालों को यह भयानक खबर देता हूँ। चलता हूँ। वह आदमी राजेश दौड़कर गांव में जाता है और सबको सारी बात बताता है। ये क्या कह रहा है? जादूगर तांत्रिक मेरी पोती को पकड़ कर ले गया है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। एक तांत्रिक जादूगर सभी लड़के लड़कियों को लेकर उस पुराने जमींदार महल में कैद करके रखा है और वहां उसने अपने पाले हुए राक्षस को पहरे पर खड़ा कर रखा है। अगर हम में से कोई वहां गया तो वह राक्षस हम सबको खा जाएगा। जादूगर अगली पूर्णिमा पर सभी बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाएगा। ये सब तुम्हारे पापों के कारण हुआ है। जिस दिन आदित्य जा रहा था उसने क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं है? तुम लोगों ने आदित्य जैसे और कितने ही लोगों को अन्याय से इस गांव से निकाला है, जिसके कारण आज सब पर ऐसा अन्याय हो रहा है। हाँ, सही कह रहा है। यह सब हमारे पाप का फल है। थोड़े से पैसों के लिए हमने गांव के सभी अनाथ असहाय लोगों को भगा दिया, जिसके कारण हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। सारी गलती इस बलवंत काका की है। तुम सब मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। इसके अलावा उस जादूगर ने मेरी पोती को भी उठा लिया है। हमने तो सबके साथ अन्याय किया है। अब सोचो, बच्चों को उस जादूगर के हाथों से कैसे बचाओगे? और सोचकर क्या करें, हम तो उस राक्षस के सामने जा नहीं सकते। तभी आदित्य और उसके राक्षस दोस्त वहां आ पहुंचते हैं। यह क्या, एक समस्या पर दूसरी समस्या। आदित्य तो असली राक्षसों को लेकर आया है। अब इसके हाथों से हम कैसे बचेंगे? वाह, अच्छा हुआ गांव वाले सब यही हैं। अब सबको एक साथ सजा दी जा सकती है। नहीं, हमारा कुछ मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, वह गलती हमें समझ आ गई है। आदित्य, हमें हमारी गलती समझ आ गई है। मैं अब किसी का घर कब्जा नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे सभी लोगों को ढूंढकर वापस गांव में लाऊंगा। फिर भी इस बुरे समय में किसी का कुछ मत करना। सबका बुरा समय मतलब? हाँ, सबका बुरा समय, क्योंकि एक जादूगर हमारे बच्चों को उठा ले गया है उस पुराने महल में, और वहाँ एक राक्षस को पहरे पर रखा है। अगली पूर्णिमा पर सभी बच्चों की बलि देगा वह जादूगर। क्या जादूगर की इतनी हिम्मत कि वह निर्दोष बच्चों को उठा ले गया? आदित्य, तुम बोलो, अब क्या करें? बच्चों को बचाई या गांव वालों को सजा दें? नहीं नहीं, गांव वालों को सजा नहीं देनी होगी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। अब चलो, जल्दी से बच्चों को बचाना होगा। ठीक है, चलो। आदित्य और उसके राक्षस दोस्त गांव वालों के साथ उस महल की ओर बढ़ते हैं। दुष्ट राक्षस, जादूगर ने बच्चों को कहां रखा है? जल्दी से बच्चों को लेकर आने को बोल। तुम ठीक समय पर आए हो। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुम सबको खाकर मैं अपनी पेट की भूख मिटाऊंगा। तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, उस जादूगर और बच्चों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आज तुझे मरना होगा। तू साधारण मानव होकर मुझे मारेगा? अरे, दम है तो खुद को मेरे हाथों से बचाकर दिखा। अरे बाबा, यह राक्षस कहां से आया? वह कोई राक्षस नहीं है, वह मेरा दोस्त है। वह तेरी यमराज है। ए दुष्ट राक्षस, जल्दी से जादूगर को बुला, नहीं तो अभी तुझे तेरे पापों की सजा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ मत करो। मैं तो जादूगर का बंधुआ गुलाम हूं। उसी जादूगर के कहने पर सब करता हूं। मैं अभी जादूगर को बुलाता हूं। मालिक, बाहर आइए मालिक। यह क्या, पहाड़ी राक्षस मेरे हाथों गुलाम बनने आए हो? बस ये पूर्णिमा की रात गुजर जाने दो, फिर मैं सभी राक्षसों को अपना गुलाम बनाऊंगा। जादूगर, तुझे और मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कह रहा हूं, छोड़ दो ना।
अब मुझे माफ कर दो। अब सरदार, मुझे किसी यह का मानव आदेश गलती से नहीं मानना हमारी सीमा पड़ेगा। में घुस गया है। मैं अपने अब राज्य क्या में करें? चला जाऊंगा। तुम ठीक समय पर आए ये हो। दुष्ट राक्षस रात थोड़ी गहरी तुझे होने पर माफ कर दिया। अचानक एक आदमी जा, अभी चला जा। ये है रामपुर। इस गांव की सुंदरता देखकर किसी का तुम्हें भी मन बहुत प्रसन्न धन्यवाद हो दोस्त। जाएगा। हम लेकिन तुम्हारा यह यह गांव उपकार जितना कभी सुंदर नहीं है, भूलेंगे। गांव के लोग ठीक उसके हाँ, विपरीत हैं। तुम्हें बहुत इस गांव धन्यवाद। में किसी के और मन हमें में कोई हमारी दया गलती माया समझ आ नहीं गई है। है। जिसे अब भी से हम सब कमजोर मिलकर पाते रहेंगे। हैं उसे सब गांव एक से दूसरे बाहर की निकाल मदद देते करेंगे। हैं। इस गांव का तो ही विदा एक लेते लड़का है हैं, आदित्य। मेरे दोस्त। बचपन में वह अपने माता पिता वालों को अपनी गलती समझ और उसने उसने बहुत बहुत मुश्किल से इसके बाद से वे सब ठोकरें मिलजुल कर खाकर और सुख शांति से जीवन बिताया है। और आदित्य अनाथ है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति आदित्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन गांव का धूर्त बलवंत काका आदित्य के घर का जाली दस्तावेज तैयार करता है। वह गांव वालों को कुछ पैसे देकर आदित्य के घर के सामने आता है। आदित्य, ओ आदित्य, बाहर निकल घर से। अभी निकल, बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आप सब मेरे घर पर क्यों आए हैं? तेरा घर मतलब? तू तो कल पैसे लेकर अपना घर मेरे नाम लिख चुका है। ये सब क्या कह रहे हैं? मैं क्यों अपना घर आपको बेचूंगा? घर बेचकर अब क्या नौटंकी कर रहा है? अगर घर बेचा नहीं तो बलवंत काका को इस घर का दस्तावेज कहाँ से मिला? दस्तावेज? मेरे घर का दस्तावेज तो मेरे पास है। देखो तुम सब, इसे बेवकूफ कहते हो। ये तो गांव में सबसे ज्यादा चालाक है। नहीं तो कोई जमीन बेचकर नकली दस्तावेज बनाकर रखता है क्या? मेरा दस्तावेज नकली क्यों होगा? आप लोगों ने शायद जाली दस्तावेज बनवाया है। मैंने सुना है कमल का घर भी आप लोगों ने इसी तरह कब्जा कर लिया था। सुना तुमने? क्या कह रहा है सब? मैंने कमल का घर जबरदस्ती कब्जा कर लिया? सुन आदित्य, ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कमल ने जमीन बेची थी, तभी उसे घर से निकाला गया था। अब तूने घर बेचा है तो तुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। कमल की तरह मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तो सब अच्छे से जानता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे इस अन्याय की सजा एक दिन सबको मिलेगी। हाँ, वह बाद में देखा जाएगा। अब घर छोड़कर चला जा, नहीं तो कमल की तरह तुझे भी पीटकर घर से बाहर निकालेंगे। हाँ, जा रहा हूँ। तुम जैसे बुरे लोगों के साथ रहने से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। आदित्य का अपना कोई नहीं था, इसीलिए गांव के सभी लोग बलवंत से कुछ पैसे लेकर आदित्य को घर से बाहर कर देते हैं। इसके बाद आदित्य दूसरे गांव में जाकर अपनी शरण तलाशने लगता है, लेकिन कहीं भी कोई आश्रय न पाकर अंत में वह मरने के लिए एक पेड़ पर रस्सी बांधने लगता है। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आती है और आदित्य को रस्सी बांधते हुए देख लेती है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर मुझे अन्याय से घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए इस पेड़ पर रस्सी बांध रहा हूँ। तुम ये क्या करने की सोच रहे हो? बेटा, आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। क्या तुम कायर हो? अगर तुम कायर बनकर मरना चाहते हो तो वही करो, नहीं तो नीचे उतरकर मुझसे बात करो। बेटा नहीं, मैं कायर बनकर मरना नहीं चाहता। आ रहा हूं, अभी नीचे उतरता हूं। तो बताइए, अब मैं क्या करूं? बताइए। क्या करोगे? मतलब या तो तुम्हें अपना बदला लेना होगा या फिर सबकी गलती को सामने लाना होगा। लेकिन मैं तो अकेला हूं, वैसे ही मैं उन लोगों से लड़कर जीत नहीं पाऊंगा। इसके अलावा वह मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, या तो तुम्हें कोई ऐसा दोस्त बनाना होगा जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे, या फिर तुम्हें अपने अपनों को ढूंढना होगा। मेरा तो अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं किसे ढूंढूं? तो तुम दोस्त बनाओ जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे। लेकिन मुझे वह दोस्त कहाँ मिलेगा? इन गांवों के लोग तो सभी स्वार्थी हैं। तो कहीं और चले जाओ, देखना कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। हाँ, तुम्हें यही करना होगा। जाओ बेटा, अब तुम निकलो यहां से, जाओ। आदित्य वहां से चल देता है। वह देखो, उन पहाड़ों के बीच रोशनी दिख रही है। जरूर वहां कोई बस्ती होगी। जाता हूं, वहीं जाता हूं। आज की रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। यह क्या?
मैं कहाँ आ गया? यह तो राक्षसों का इलाका है। अगर अचानक किसी राक्षस ने मुझे देख लिया तो जान नहीं बचेगी। पहले यहाँ से भागता हूँ पहले। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी सीमा में घुस आया? मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ। मैं अभी चला जाता हूँ। मुझे माफ कर दो तुम लोग। माफ कर देंगे? ठीक है, पहले हमारे सरदार के पास चल, फिर तुझे माफ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सरदार के पास नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ से छोड़ दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा यहाँ से। डर मत, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते, तेरा भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब चल मेरे साथ। राक्षस आदित्य को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार, यह मानव गलती से हमारी सीमा में घुस गया है, अब क्या करें? मेरी गलती हो गई। मैं बहुत दूर से रोशनी देखकर शरण लेने के लिए यहाँ आया था। मैं नहीं जानता था कि यह आपका इलाका है। मुझे जाने दीजिए। शरण लेने आया था, लेकिन क्यों? और अब तुझे छोड़ दे तो कहां जाएगा? नहीं जानता कहाँ जाऊंगा। जो अपना आश्रय था वह ग्रामवासियों ने अन्याय से कब्जा कर लिया है। अब दोनों आंखें जिधर ले जाएंगी मैं उधर ही चला जाऊंगा। तुझे तेरे घर से अन्याय से निकाल दिया गया। ठीक है, अगर तू चाहे तो यहां रह सकता है। हम देखने में राक्षस जरूर हैं, लेकिन हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते। हम सिर्फ इन पहाड़ों की पहरेदारी करते हैं। यहां रहेगा तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे दोस्त ढूंढना है। दोस्त ढूंढना है? क्यों? दोस्त का क्या करेगा? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए ग्रामवासियों ने मुझे निकाल दिया है। मैं किसी ऐसे से दोस्ती करना चाहता हूं जो मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाए। ठीक है, तू हमारे यहां कुछ दिन रह। अगर तू हमें अच्छा लगा तो हम ही तेरे दोस्त बन जाएंगे और तेरा न्याय संगत अधिकार वापस दिलाएंगे। सच में आप सब मेरे दोस्त बनेंगे? हाँ, सच में हम तेरे दोस्त बनेंगे। ए, तू इसे ले जा और इसके रहने खाने का इंतजाम कर दे। जा, इसे ले जा। ठीक है सरदार। आदित्य, यहां रहने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या कहूं, मैं तो गांव में सबकी ठोकरें खाकर बड़ा हुआ हूं। यहाँ तो आप सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ रहने में तकलीफ क्यों होगी? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सभी राक्षस आदित्य के दोस्त बन जाते हैं। उधर गांव में अचानक से भयंकर घटनाएं घटने लगती हैं। हर रात गांव में किसी न किसी के घर से छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही ग्रामवासियों का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। हाय हाय, यह क्या सर्वनाश हुआ? मेरे बेटे को उठा ले गए रे। क्या हुआ नकुल? तेरी पत्नी ऐसे क्यों रो रही है? काका, आज रात कोई मेरे बेटे को उठा ले गया है। बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा सोना बेटा। और कौन उठा ले जाएगा? जरूर यह उसी आदित्य का काम है। मुझे लगता है आदित्य ने ही ऐसा किया है। लेकिन आदित्य ऐसा क्यों करेगा? इसके अलावा आदित्य तो बहुत पहले ही ये गांव छोड़कर चला गया है। चला गया तो क्या हुआ? वह तो चाहता था कि घर बेचकर भी अपने घर में ही रहे, लेकिन हमने उसे रहने नहीं दिया। जरूर उसी गुस्से में आदित्य ने ऐसा किया है। जिसने भी यह किया हो, आप जल्दी से बच्चों को ढूंढने का इंतजाम करो। कैसे करूं? उससे पहले तो उसे पकड़ना होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं? सुनो, आज से सब मिलकर गांव की पहरेदारी करेंगे। जब वह फिर किसी को पकड़ने आएगा तब उसे पकड़कर इन बच्चों का पता लगाना होगा। ठीक है, आज से हम सब मिलकर गांव की पहरेदारी करेंगे और वह आदित्य आया नहीं कि हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, वही करो। अब मैं चलता हूँ। हो मेरे सोना बेटे। रात होने पर गांव के नौजवान पहरेदारी शुरू कर देते हैं। रात थोड़ी गहरी होने पर अचानक एक आदमी, राजेश, देखता है कि एक अजनबी जादूगर बलवंत के घर से उसकी पोती को लेकर जा रहा है। यह क्या? यह तो आदित्य नहीं है। देखने में तो कोई तांत्रिक जादूगर लग रहा है। मुझे देखना होगा कि वह जादूगर बच्चों को लेकर कहां जाता है। मुझे देखना होगा। इसका मतलब यह तांत्रिक जादूगर बच्चों को पकड़कर इस खंडहर महल में रख रहा है। नहीं, मुझे देखना होगा कि जादूगर बच्चों के साथ क्या कर रहा है। यह क्या?
यहाँ तो एक विशालकाय राक्षस खड़ा है। ए राक्षस, अच्छे से पहरा देना, अंदर कोई घुसकर वापस नहीं जा पाए। चिंता मत करिए मालिक, यहां आकर कोई वापस नहीं जा सकता। आप बेफिक्र होकर अंदर जाइए। हां, जा रहा हूं। अगली पूर्णिमा आने से पहले 5 और बच्चे जैसे भी हो इकट्ठे करने ही होंगे। तब तक तू इनकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। हाँ, मेरे सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत है क्या? वैसे भी मेरे पेट में बहुत भूख है, जो आएगा उसे ही खा जाऊंगा। ओ बाबा, चलता हूँ। पहले गांव वालों को यह भयानक खबर देता हूँ। चलता हूँ। वह आदमी राजेश दौड़कर गांव में जाता है और सबको सारी बात बताता है। ये क्या कह रहा है? जादूगर तांत्रिक मेरी पोती को पकड़ कर ले गया है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। एक तांत्रिक जादूगर सभी लड़के लड़कियों को लेकर उस पुराने जमींदार महल में कैद करके रखा है और वहां उसने अपने पाले हुए राक्षस को पहरे पर खड़ा कर रखा है। अगर हम में से कोई वहां गया तो वह राक्षस हम सबको खा जाएगा। जादूगर अगली पूर्णिमा पर सभी बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाएगा। यह सब तुम्हारे पापों के कारण हुआ है। जिस दिन आदित्य जा रहा था उसने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं है? तुम लोगों ने आदित्य जैसे और कितने ही लोगों को अन्याय से इस गांव से निकाला है, जिसके कारण आज सब पर ऐसा अन्याय हो रहा है। हाँ, सही कह रहा है। यह सब हमारे पाप का फल है। थोड़े से पैसों के लिए हमने गांव के सभी अनाथ असहाय लोगों को भगा दिया, जिसके कारण हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। सारी गलती इस बलवंत काका की है। तुम सब मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। इसके अलावा उस जादूगर ने मेरी पोती को भी उठा लिया है। हमने तो सबके साथ अन्याय किया है। अब सोचो, बच्चों को उस जादूगर के हाथों से कैसे बचाओगे? और सोचकर क्या करें? हम तो उस राक्षस के सामने जा नहीं सकते। तभी आदित्य और उसके राक्षस दोस्त वहां आ पहुंचते हैं। यह क्या, एक समस्या पर दूसरी समस्या। आदित्य तो असली राक्षसों को लेकर आया है। अब इसके हाथों से हम कैसे बचेंगे? वाह, अच्छा हुआ गांव वाले सब यही हैं। अब सबको एक साथ सजा दी जा सकती है। नहीं, हमारा कुछ मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। वह गलती हमें समझ आ गई है। आदित्य, हमें हमारी गलती समझ आ गई है। मैं अब किसी का घर कब्जा नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे सभी लोगों को ढूंढकर वापस गांव में लाऊंगा। फिर भी इस बुरे समय में किसी का कुछ मत करना। सबका बुरा समय मतलब? हाँ, सबका बुरा समय, क्योंकि एक जादूगर हमारे बच्चों को उठा ले गया है उस पुराने महल में, और वहाँ एक राक्षस को पहरे पर रखा है। अगली पूर्णिमा पर सभी बच्चों की बलि देगा वह जादूगर। क्या जादूगर की इतनी हिम्मत कि वह निर्दोष बच्चों को उठा ले गया? आदित्य, तुम बोलो, अब क्या करें? बच्चों को बचाई या गांव वालों को सजा दें? नहीं नहीं, गांव वालों को सजा नहीं देनी होगी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। अब चलो, जल्दी से बच्चों को बचाना होगा। ठीक है, चलो। आदित्य और उसके राक्षस दोस्त गांव वालों के साथ उस महल की ओर बढ़ते हैं। दुष्ट राक्षस, जादूगर ने बच्चों को कहां रखा है? जल्दी से बच्चों को लेकर आने को बोल। तुम ठीक समय पर आए हो। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुम सबको खाकर मैं अपनी पेट की भूख मिटाऊंगा। तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, उस जादूगर और बच्चों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आज तुझे मरना होगा। तू साधारण मानव होकर मुझे मारेगा? अरे, दम है तो खुद को मेरे हाथों से बचाकर दिखा। अरे बाबा, यह राक्षस कहां से आया? वह कोई राक्षस नहीं है, वह मेरा दोस्त है। वह तेरी यमराज है। ए दुष्ट राक्षस, जल्दी से जादूगर को बुला, नहीं तो अभी तुझे तेरे पापों की सजा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ मत करो। मैं तो जादूगर का बंधुआ गुलाम हूं। उसी जादूगर के कहने पर सब करता हूं। मैं अभी जादूगर को बुलाता हूं। मालिक, बाहर आइए मालिक। यह क्या, पहाड़ी राक्षस मेरे हाथों गुलाम बनने आए हो? बस ये पूर्णिमा की रात गुजर जाने दो, फिर मैं सभी राक्षसों को अपना गुलाम बनाऊंगा। जादूगर, तुझे और मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो।
मुझे छोड़ दो, कह रहा हूं, छोड़ दो ना। अब मुझे माफ कर दो। अब मुझे किसी का आदेश नहीं मानना पड़ेगा। मैं अपने राज्य में चला जाऊंगा। ए दुष्ट राक्षस, तुझे माफ कर दिया, जा अभी चला जा। तुम्हें बहुत धन्यवाद दोस्त, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत धन्यवाद, और हमें हमारी गलती समझ आ गई है। अब से हम सब मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो विदा लेते हैं मेरे दोस्त। गांव वालों को अपनी गलती समझ आ जाती है। इसके बाद से वे सब मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगते हैं। हिमालय की गोद में बसे उस प्रदेश में जहां बादल पहाड़ियों से बातें करते थे और हवाओं में देवदारों की खुशबू घुली रहती थी, नीलगिरी नाम का एक अत्यंत सुंदर गांव था। नीलगिरी सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन अचानक नियति ने अपना क्रूर खेल खेला। नीलगिरी की खुशहाली को किसी की नजर लग गई। एक दिन शांतिवन में एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई। गांव के खेत सूखने लगे, नदियां पतली धारों में सिमट गई और पेड़ पौधों के पत्ते मुरझाने लगे। गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। महर्षि, ये धरती माँ हमसे क्यों रूठ गई है? माँ की आंखों में आंसू और खेतों में ये दरारें, मुझसे ये नहीं देखा जाता। क्या कोई भी मार्ग शेष नहीं है? पुत्र ईशान, यह केवल सूखा नहीं है, यह प्रकृति का संकेत है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सूर्य पर्वत की उच्चतम शिखर पर एक दिव्य सूर्य कमल विराजमान है। वह कमल नीलगिरी का प्राण है। जब तक वह खिलता है, यहाँ का कण कण जीवित रहता है। परंतु अब उसकी आभा क्षीण हो गई है, वह मुरझा रहा है। तो मैं उसे फिर से खिलाऊंगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? साहस और मूर्खता के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है ईशान। वह मार्ग जादुई बाधाओं, छल और भयानक शक्तियों से भरा है। उस कमल को केवल वही पुनर्जीवित कर सकता है जिसका हृदय दर्पण की तरह साफ हो। तुम्हें चंद्रशिला के अमृत जल से उस कमल का अभिषेक करना होगा। अगले ही दिन जब सूरज की पहली किरण ने नीलगिरी की सूखी धरती को छुआ, ईशान अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके कंधे पर एक छोटा सा झोला था और हृदय में पूरे गांव की आशाएं। यात्रा का पहला पड़ाव था विस्मृति की नदी। ये नदी साधारण जल की नहीं बल्कि भ्रम की लहरों से बनी थी। नदी के किनारे एक जर्जर नाव के पास एक वृद्ध नाविक बैठा था। प्रणाम बाबा, क्या आप मुझे इस नदी के उस पार पहुंचा सकते हैं? मेरा लक्ष्य सूर्य पर्वत की चोटी है। सूर्य पर्वत? बालक, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? इस नदी में गिरने वाली हर परछाई अपनी पहचान भूल जाती है। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? धन के लिए या अमरता के लिए? न धन के लिए न अपनी ख्याति के लिए। मैं अपने गांव के उन भूखे बच्चों और प्यासे खेतों के लिए जा रहा हूं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी पहचान मेरे गांव से है, और यदि गांव ही ना रहा तो मैं अपनी पहचान रखकर क्या करूंगा? सत्य, जिसकी नीयत साफ है उसे लहरें रास्ता देती हैं। बैठो मेरी नाव पर। नाव बिना चप्पू के चलने लगी। नदी के जल में भयानक आकृतियां उभर रही थी जो ईशान को पुकार रही थी, उसे डरा रही थी। लेकिन ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में गांव की उस हरियाली की कल्पना करने लगा जिसे वो वापस लाना चाहता था। नदी पार करते ही वो एक ऐसे उपवन में पहुंचा जहां स्वर्ण के समान चमकते हुए पेड़ थे। वहां एक जादुई वृक्ष पर एक दैवीय फल लटक रहा था। तभी हवाओं में एक मधुर संगीत गूंजा और वन देवी इला प्रकट हुई। रुको थके हुए पथिक,
क्यों इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ रहे हो? इस स्वर्ण फल को चखो। इसे खाते ही तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। तुम अजेय हो जाओगे और पलक झपकते ही पर्वत की चोटी पर पहुंच जाओगे। तुम्हें पसीना बहाने की क्या आवश्यकता है? देवी क्षमा करें, जो मार्ग पसीने से नहीं सींचा गया उस मार्ग पर मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। छल से मिली शक्तियों से मैं पवित्र सूर्य कमल को स्पर्श नहीं कर सकता। मुझे मेरी मेहनत और मेरे पैरों पर विश्वास है। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई ईशान। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। ये लो रजत पात्र। ये साधारण प्याला नहीं है, ये साधारण जल को भी अमृत में परिवर्तित कर देने की क्षमता रखता है। ईशान आगे बढ़ा। अब चढ़ाई इतनी सीधी थी कि हाथों के नाखून उखड़ रहे थे। बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थी। तभी उसे मार्ग में एक विशाल काली गुफा मिली। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, चारों ओर अंधेरा छा गया और एक कर्कश अट्टहास सुनाई दिया। वो तिमिरासुर था। तुच्छ मानव, तूने मेरी सीमा में पैर रखने का दुस्साहस कैसे किया? वो रजत पात्र मुझे सौंप दे, वरना मैं तेरी आत्मा को इसी गुफा में अनंत काल के लिए बंदी बना लूंगा। अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वह निस्वार्थ सेवा की एक छोटी सी लौ को भी नहीं बुझा सकता। तुम मुझे डरा सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते। मूर्ख, ये ले मेरा प्रहार। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और अग्नि के गोले ईशान की ओर छोड़े। ईशान ने रजत पात्र को अपने सीने से लगा लिया। अचानक ईशान के भीतर से एक धवल प्रकाश फूटा। ये प्रकाश उसकी अटूट इच्छा शक्ति का था। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि तिमिरासुर की आंखें चुंधिया गई और वो चीखता हुआ अंधेरी गहराइयों में विलीन हो गया। ईशान अब शिखर पर था। सामने चंद्रशिला का झरना बह रहा था, जिसका पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने रजत पात्र में वो जल भरा और उस स्थान पर पहुंचा जहां सूर्य कमल स्थित था। कमल की पंखुड़ियां काली पड़ चुकी थी। ईशान ने मंत्रमुग्ध होकर जल की बूंदें उस पर छिड़की। जैसे ही अमृत जल ने कमल को छुआ, एक दिव्य विस्फोट हुआ। सुनहरी रश्मियां आकाश को चीरते हुए चारों ओर फैल गईं। सूर्य कमल खिल उठा। जैसे ही शिखर पर कमल खिला, नीलगिरी गांव में चमत्कार घटित हुआ। आसमान से शीतल वर्षा होने लगी। सूखे कुएं उफनने लगे और मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। जब ईशान गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। देखो नीलगिरी के निवासियों, यह केवल एक फूल नहीं है, यह ईशान के चरित्र की विजय है। इसने सिद्ध कर दिया कि संसार का सबसे बड़ा जादू निस्वार्थ प्रेम है। दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो नीलगिरी की मिट्टी का आशीर्वाद था। जब हम सबके हित के लिए सोचते हैं तो स्वयं विधाता हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस दिन के बाद ईशान केवल एक युवक नहीं, बल्कि नीलगिरी का रक्षक कहलाया। सूर्य कमल की वो चमक आज भी उस पर्वत पर विद्यमान है, जो हर राहगीर को याद दिलाती है कि ईमानदारी और साहस से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। परंतु इस सुख की सुगंध पड़ोसी राज्य लोहगढ़ तक पहुंच गई। लोहगढ़ का राजा विक्रमादित्य अत्यंत महत्वाकांक्षी और सत्ता का भूखा था। उसे जब सूर्य कमल के जादुई गुणों का पता चला तो उसके मन में लालच का विष घुल गया। सेनापति, क्या यह सत्य है? एक मामूली गांव के पास ऐसा दिव्य पुष्प है जो मृत्यु को मात दे सकता है और बंजर भूमि को स्वर्ग बना सकता है। जी महाराज, उस गांव का नाम नीलगिरी है। वहां एक लड़का है ईशान, जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे पुनर्जीवित किया है। लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। मसीहा? मसीहा तो हम हैं। वो कमल नीलगिरी के पास नहीं, हमारे राजकोष की शोभा होना चाहिए। यदि वो फूल हमारे पास होगा तो हम पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। सेना तैयार करो।
रुको महाराज, शक्ति से आप पत्थर तोड़ सकते हैं, लेकिन वो लड़का, उसका हृदय शुद्ध है। जहाँ तलवार काम नहीं आती, वहाँ माया काम आती है। मुझे जाने दीजिए, मैं उसे छल से यहाँ ले आऊंगी। नीलगिरी में एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, ईशान गांव की सीमा पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर युवती बदहवास हालत में गांव की ओर आ रही है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो डरी हुई लग रही थी। वो माया थी, जो एक साधारण लड़की का भेष धर कर आई थी। बचाओ, कोई है? लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरे पिता को मार दिया, मुझे शरण चाहिए। घबराओ मत बहन, तुम नीलगिरी में सुरक्षित हो। यहाँ किसी को भी दुख पहुँचाने की अनुमति नहीं है। आओ मेरे साथ, महर्षि के आश्रम चलो। धन्यवाद दयालु युवक। सुना है यहाँ के रक्षक बहुत महान हैं। क्या आप ही वे महान ईशान हैं? मैं केवल एक सेवक हूँ। महान तो वह सूर्य कमल है, जिसकी कृपा हम सब पर है। कुछ दिन बीत गए। माया ने अपनी मीठी बातों और दिखावटी सेवा से गांव वालों का विश्वास जीत लिया। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, माया दबे पांव सूर्य पर्वत की ओर बढ़ने लगी। उसने अपने जादू से सुरक्षा कवच को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कमल की पवित्रता ने उसे पीछे धकेल दिया। वो समझ गई कि इसे चुराने के लिए ईशान के हाथों का होना अनिवार्य है। अगले दिन उसने ईशान को एकांत में बुलाया। ईशान, आज रात मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। सूर्य कमल की चमक फीकी पड़ रही है। शायद तिमिरासुर के अंश अभी भी वहां जीवित हैं। तुम्हें जाकर उसे देखना चाहिए, वरना गांव पर फिर से अंधेरा छा जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि ने तो कहा था कि वह सुरक्षित है, पर यदि तुम कह रही हो तो मुझे जाकर देखना ही होगा। रुको ईशान, आंखों देखी पर विश्वास करो, कानों सुनी पर नहीं। हवाओं में आज षड्यंत्र की गंध है। पर महर्षि, यदि खतरा है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। महर्षि की चेतावनी के बावजूद ईशान माया के साथ पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कमल को सुरक्षा देने के लिए उसे स्पर्श किया, माया ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उसने एक जादुई जाल फेंककर ईशान को बांध दिया। उसी क्षण आकाश में लोहगढ़ के सैनिकों के रथ दिखाई देने लगे। राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां पहुंच गया। बेहतरीन माया, अब ये दिव्य कमल मेरा है। सैनिकों, इस फूल को जड़ से उखाड़ लो और इस लड़के को बंदी बना लो। महाराज, ये पाप मत कीजिए। ये कमल केवल नीलगिरी का नहीं, प्रकृति का संतुलन है। यदि इसे यहाँ से हटाया गया तो विनाश निश्चित है। चुप रहे छोकरे, राजा की आज्ञा ही अंतिम सत्य है। जैसे ही सेनापति ने अपनी तलवार से सूर्य कमल को उखाड़ने का प्रयास किया, आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी और जमीन हिलने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। सूर्य कमल से निकलने वाली रोशनी लाल होने लगी। ये संकेत था कि वो अब क्रोधित है। महर्षि, मुझे शक्ति दें। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस पवित्रता की रक्षा के लिए लड़ना चाहता हूँ। ईशान के संकल्प ने एक बार फिर चमत्कार किया। उसके बंधनों से नीली अग्नि निकलने लगी और वे जादुई धागे टूट गए। ईशान ने रजत पात्र निकाला, जिसे उसने हमेशा अपने पास रखा था। उसने उस पात्र को आकाश की ओर किया। हे सूर्यदेव, यदि मेरी भक्ति निस्वार्थ है तो इन पापियों को दंड दें और अपने कमल की रक्षा करें। अचानक सूर्य कमल से एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा निकली कि राजा के सैनिक और स्वयं राजा विक्रमादित्य दूर जा गिरे। माया का जादू धुएं की तरह उड़ गया। पूरी पर्वत श्रृंखला गूंज उठी। राजा और उसके सैनिक भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए, यह समझकर कि दैवीय शक्तियों से टकराना उनकी बिसात से बाहर है। शांति फिर से लौट आई। ईशान ने देखा कि माया घायल होकर वहीं पड़ी थी। उसके चेहरे पर अब पछतावा था। ईशान,
मुझे क्षमा कर दो। मैंने लालच में आकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तुम्हारी पवित्रता ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। क्षमा शक्ति का आभूषण है माया। अब तुम नीलगिरी में रहकर इन शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करोगी। आज तुमने न केवल गांव को बचाया बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मार्ग दिखाया। सूर्य कमल अब और भी तेज चमक रहा है क्योंकि उसे एक ऐसा रक्षक मिला है जो दया और न्याय दोनों जानता है। नीलगिरी गांव अब केवल अपनी समृद्धि के लिए नहीं बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। ईशान और माया ने मिलकर गांव की रक्षा की प्रतिज्ञा ली और सूर्य कमल उस शिखर पर आज भी चमकता है। उन लोगों को रास्ता दिखाता है जो अपने हृदय में सत्य लेकर चलते हैं।